नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की संपूर्ण नोट्स सीरीज करवा रहे हैं। ये नोट्स विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट टीचर एग्जाम्स, रेलवे, रीट, पटवार और अन्य सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर न्यू पैटर्न बेस्ड मैटर पर कम से कम 20 पुस्तकों से तैयार किए गए हैं। आज के इस तीसरे लेक्चर में हम कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके शासन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अपने टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन परिचय के बारे में कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन परिचय क्या है, ठीक है, जिसके जीवन से जुड़ी हुई बातें क्या है और इसने अपने जीवन के कार्यकाल में कौन कौन सी उपलब्धियां की, कौन कौन से युद्ध किए, किस प्रकार ये दिल्ली का सुल्तान बना, सारे फैक्ट्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय में देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ऐसे सीधे सीधे कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके अलावा इसने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसको मामलुक वंश भी कहा जाता था, यानी गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी कहा जाता था, इसकी स्थापना इसने की थी 24 जून 1206 ईस्वी को, ठीक है। इसके अलावा इसको भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो मैंने सीधे सीधे पॉइंट के रूप में आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सरनेम है इसका ऐबक, ये जो ऐबक शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता या स्वामी। कई बार ये क्वेश्चन एक बार 2-3 बार पूछ लिया गया है, कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है कि ऐबक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता या स्वामी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि मिन्हास उस सिराज, ठीक है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है तबकात नासिरी, ठीक है। तो उस पुस्तक में इन्होंने अपनी इस पुस्तक यानी तबकात नासिरी में मिन्हास उस सिराज के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक की बीच की उंगली उसके हाथ से टूट गई थी। इस कारण इसको ऐबक ए साल यानी ऐबक के साल उपनाम मिला था, जिसका अर्थ है हाथ में लूला, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ में लूला, ठीक है। अब देखो, इसको ऐबक इसलिए भी कहा जाता था, मिन्हास उस राज ने कहा कि इसकी भाई बीच की उंगली है, हाथ की बीच की उंगली है, वो टूटी हुई थी हाथ से, तो इसलिए इसको ऐबक के साल कहा जाता था। अब इसके अलावा देखो इसकी उपाधियां क्या क्या हैं, इसकी उपाधियों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुल मिलाकर ये हमने 5 उपाधियां यहाँ पर लिखी हैं जो एग्जाम्स में पूछी गई हैं। देखो, पहली उपाधि है लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? लाखों का दान देने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। दूसरा इसका उपाधि है पील बख्श, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? हाथियों का दान करने के कारण इसको पील बख्श भी कहा जाता था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सबसे अच्छा नाम मिलता है द्वितीय हातिम। इसको हातिम ताई या द्वितीय हातिम के रूप में कहा है। दूसरा हातिम ताई या कह सकते हैं द्वितीय हातिम कहा है मिन्हास उस सिराज ने उसकी दानशीलता के कारण, ठीक है। ये दानी व्यक्ति था, उसकी दानशीलता के कारण मिन्हास उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम कहा है, ठीक है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां की उपाधि भी दी गई थी। इसको कुरान खां भी कहा जाता था और ये कुरान का अत्यंत सुरीले स्वर में पाठ करता था, इस कारण इसको कुरान खां की उपाधि भी दी गई थी। इसके अलावा एक अंतिम उपाधि है मलिक कक्ष की, और ये मलिक कक्ष की उपाधि इसको मोहम्मद गौरी ने प्रदान की थी। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अब इसका जीवन की रूपरेखा हम शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, कि जीवन कैसे शुरू हुआ इसका। देखिए, सबसे पहली बात कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था यानी दास था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में सबसे पहले किसने खरीदा था? तो इसको खरीदा था निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने। इसको दास के रूप में यानी गुलाम के रूप में सबसे पहले खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब क्या होता है कि निसापुर के जो काजी होते हैं फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, यानी देहांत हो जाता है। तो इनकी मृत्यु के बाद में कूफी जो अब्दुल अजीज कूफी ये जो काजी थे, इनके पुत्रों ने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के बाजार में ले गए और मोहम्मद गौरी को बेच दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी के पुत्रों से गजनी के बाजार में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। पॉइंट क्लियर यहाँ पे। अब देखिए
मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन काल यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, यानी 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी खरीद लेता है। तो 1192 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक यह मोहम्मद गौरी के सहयोगी के रूप में यानी मोहम्मद गौरी के गुलाम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बनता है। तो इसकी जो जीवन के जो लाइफ पार्ट हैं, दो पार्टों में हम डिवाइड करके पढ़ाएंगे। पहला हम पढ़ाएंगे कि मोहम्मद गौरी के गुलाम या सहयोगी के रूप में इसका जीवन काल किस प्रकार रहा था, क्या क्या कार्य किए। फिर ये जब दिल्ली का सुल्तान बना, फिर उसके बाद में इसके कार्य काल में क्या क्या हुआ, उन सभी तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उस चरण के बारे में, उस कालखंड के बारे में जब ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसका सहयोगी था। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदने के बाद में सबसे पहले कौन सा पद प्रदान किया था, ये बात याद रखना है। तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को नायक का पद दिया था। ठीक है, इसके बाद में इसको अमीर ए आखूर का जो पद दिया था, कुछ नायक का पद कुछ समय के लिए दिया था, लेकिन अमीर ए आखूर का जो पद है, ये जिसका अर्थ होता है अमीर ए आखूर का अश्वशाला का प्रधान, इसको बनाया था। मेन तो यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने कौन सा पद दिया था, अमीर ए आखूर का दिया था, इसको अश्वशाला का प्रधान बनाया था, लेकिन इससे पहले इसको नायक का पद दिया गया था, ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा सेनापति के रूप में, यानी ये अमीर आखूर का पद तो मिला, लेकिन ये सेनापति के रूप में भी इस अवधि में इसने कई सैन्य अभियान किए थे। किस अवधि में, 1192 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी के मध्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे सैन्य अभियान किए थे। ठीक है, इसकी सेनापति के रूप में, मोहम्मद गौरी के सेनापति के रूप में। अब देखिए, इसका सबसे पहला अभियान था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, जिसके बारे में हम बता चुके हैं पहले कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में ये सेनापति के रूप में यानी सेना नायक के रूप में मोहम्मद गौरी के साथ था तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में। इसके अलावा अजमेर विद्रोह के दमन में भी ये सहयोगी के रूप में था मोहम्मद गौरी के। तीसरा है चंदावर की जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, इस युद्ध में भी ये मोहम्मद गौरी का सेना नायक के रूप में उस युद्ध में शामिल था। ठीक है, इसके अलावा रणथंबोर अभियान। ठीक है, रणथंबोर अभियान 1195 ईस्वी में किया गया था, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज के विरुद्ध किया गया था। इस अभियान में भी कुतुबुद्दीन ऐबक शामिल था। ठीक है, इसके बाद में कोल अलीगढ़ अभियान जो 1194 ईस्वी में किया गया था, ये डोर राजपूतों का शासन था कोल दुर्ग पर, और इस दुर्ग को इन्होंने जीता था। यहाँ पे हर्षला खान को यहाँ का किलेदार बनाया था इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिलवाड़ा को लूटा था 1197 ईस्वी में। उस समय शासक थे भीमदेव द्वितीय जिन का शासन था, और जो चालुक्य अभिलेख है वो मूलराज द्वितीय यहाँ पे नाम बताते हैं शासक का। और जबकि मोहम्मद गौरी के जो अभिलेख है, हम कह सकते हैं मुस्लिम अभिलेख है, उनमें भीमदेव द्वितीय नाम मिलता है। ठीक है, इस बारे में हम पहले भी पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं जब हमने आपको मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, किस प्रकार क्या डिफरेंस है इसको समझ लेना। देखिए, शासन क्या था, मूलराज द्वितीय का था, और जो सेना हम कह सकते हैं भीमदेव द्वितीय ये युद्ध लड़ने गए थे। तो जब युद्ध लड़ने गए थे, इसी वजह से भीमदेव द्वितीय को मुस्लिम इतिहासकारों ने अपने साक्ष्यों में शामिल किया, लेकिन चालुक्य के साक्ष्यों में मूलराज द्वितीय उस समय क्या थे, अनिलवाड़ा के शासक थे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे हो गया। इसके बाद में बुंदेलखंड को जीता था इन्होंने, खजुराहो, कालिंजर और महुआ पर अधिकार किया था, और यहाँ के शासक परमार्दी देव चंदेल को हराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये बात याद रखनी है। क्लियर हो गया यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोल किले यानी अलीगढ़ को जीतने के बाद कोल का प्रथम मुस्लिम गवर्नर किसे बनाया था, जिसका सही आंसर है हिसामुद्दीन उल-वक़ को। ठीक है, और देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे बताया था आपको, हर्षला खान का नाम बताया था। वो हर्षला खान ये खजुराहो, महोबा और कालिंजर इन तीनों प्रांतों का मुस्लिम गवर्नर बना था। एक बात याद रखनी है आपको, खजुराहो का, महोबा का और कालिंजर का हर्षला खान को मुस्लिम गवर्नर बनाया गया था। और जबकि कोल किले का जो मुस्लिम गवर्नर बनाया गया था वो बनाया गया था हिसामुद्दीन उल-वक़ को बनाया गया था। क्लियर बात हो गई। तो पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अगला पॉइंट है कि किस अभियान के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, जो आगे चलकर उसका दामाद और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। ठीक है, तो ये है अनिलवाड़ा अभियान। ठीक है, अनिलवाड़ा अभियान को जीतने के बाद में
दिल्ली के बाजार से इल्तुतमिश को खरीदा गया था, एक बात याद रखनी है। और एक इल्तुतमिश को किसने खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इल्तुतमिश दिल्ली का बहुत ही अच्छा शासक सुल्तान बनता है आगे चलकर, और एक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी बनता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अब उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप इस क्वेश्चंस की, इस फैक्ट की। देखो 1196 ईस्वी में अजमेरों के मेदों यानी मेव जाति के तुर्क आधिपत्य के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, तो 1196 ईस्वी में क्या होता है कि अजमेर में मेव जाति के जो लोग होते हैं वो तुर्क आधिपत्य के खिलाफ विद्रोह करते हैं। इस विद्रोह को गुजरात के सोलंकी यानी चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय यानी मूलराज द्वितीय का समर्थन प्राप्त था। इस चुनौती को समाप्त करने और समृद्ध गुजरात को जीतने के लिए ऐबक ने यह आक्रमण किया था नीलवाड़ा पर। ठीक है, और 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक एक विशाल सेना लेकर अनिलवाड़ा की ओर बढ़ा था। ऐबक और गुजरात की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें भीमदेव द्वितीय की हार हुई थी, और ऐबक को अनिलवाड़ा से इतना धन और मवेशी मिले कि जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती थी। इसके साथ ही 20,000 से अधिक लोगों को गुलाम भी बना लिया गया था अनिलवाड़ा से। ये सारी बातें इस अनिलवाड़ा अभियान के दौरान घटी थी, इनको याद रखना है आपको। ठीक है, तो अनिलवाड़ा अभियान 1196 ईस्वी में 1196 से लेकर 97 ईस्वी में हुआ था, और इस अभियान में क्या भीमदेव द्वितीय की हार हो गई थी। पॉइंट क्लियर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक था परमार्दी चंदेल। ठीक है, अभी क्या कुतुबुद्दीन ऐबक शासक नहीं है, एक सेनापति के रूप में यानी मोहम्मद गौरी के सेनापति के रूप में कार्य कर रहा है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड के किस शासक को पराजित किया था? परमार्दी चंदेल को किया था। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है कि 1202 से 1203 ईस्वी के मध्य की बात है कि मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड यानी जिसको जेजाज भुक्ति के नाम से जाना जाता था के चंदेलों पर आक्रमण किया। ठीक है, तो बुंदेलखंड के चंदेलों पर आक्रमण किया। चंदेल शासक है परमार्दी चंदेल। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य तुर्की साम्राज्य का विस्तार करना और अकूत धन संपदा लूटना था। चंदेल शासक परमार्दी जिसको परमाल के नाम से भी जाना जाता था, इसको परास्त करके ऐबक ने कालिंजर, महुआ और खजुराहो पर कब्जा कर लिया था। चंदेल शासक परमार्दी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित होने के बाद उसे वार्षिक कर देना स्वीकार किया, लेकिन संधि की बातचीत के दौरान ही राजा परमार्दी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चंदेल मंत्री अजय देव इस संधि के खिलाफ था। उसने तुर्कों का प्रतिरोध किया और अंत में पराजय का सामना किया। ये बात भी याद रखनी है। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार एक नोट भी याद रखना है कि राजा परमार्दी के मंत्री अजय देव ने ही संधि का विरोध किया और राजा की हत्या कर दी थी। ऐसा भी बताते हैं कि भाई जब परमार्दी ने क्या किया कि उससे संधि कर ली थी किससे? एक कुतुबुद्दीन ऐबक से, तो रात में अजय देव ने क्या कर दी? परमार्दी की हत्या कर दी थी। बाद में अजय देव ने इसका मोर्चा संभाला और संधि के खिलाफ तुर्कों का प्रतिरोध किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको भी हरा दिया था, अजय देव को। पॉइंट क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम एकता किसको प्रदान किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है भारत में देखो प्रथम एकता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था मोहम्मद गौरी ने हाँसी का। कौन सा किया था? हाँसी का। ठीक है, हाँसी एकता है, हाँसी नामक एकता मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया गया था। और मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत में चलाई गई एकतादारी प्रथा, कौन सी प्रथा? एकतादारी प्रथा को चलाया था मोहम्मद गौरी ने भारत में। उस एकतादारी प्रथा के अंतर पहला एकता कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था, हाँसी का। लेकिन एक बात याद रखना कि भारत में एकतादारी जो प्रथा है, एकतादारी प्रथा को मोहम्मद गौरी ने शुरुआत की थी, लेकिन वैधानिक रूप से इसको शुरू करने वाले शासक इल्तुतमिश थे। ये बात भी याद रखना है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने अपने विजित भारतीय प्रदेशों की देखभाल के लिए अपने किस विश्वसनीय जनरल को प्रतिनिधि नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो जो मोहम्मद गौरी ने भारत के अंतर्गत जितने भी प्रदेश जीते थे उन सभी प्रदेशों का, भारतीय प्रदेशों का प्रतिनिधि किसे बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था मोहम्मद गौरी ने। ये पॉइंट याद रखना है आपको। इसका फैक्ट्स देख लीजिए कि फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने अपने ग्रंथ आदाब उल हर्ब में लिखा है कि जब मोहम्मद गौरी 1205 से 6 ईस्वी में खोखरों को हराकर गजनी लौट रहा था तो उसने औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि नियुक्त किया
और उसे मलिक व सिपह सालार का पद प्रदान किया और अपना बल अहद यानी जानसीन यानी उत्तराधिकारी घोषित किया था। 15 मार्च 1206 ईस्वी को झेलम नदी के किनारे दम्यक नामक स्थान पर हिंदू खोखरों, जिसमें विशेष रूप से नाम आता है रामलाल खोखर का, उसने नमाज पढ़ते वक्त मोहम्मद गौरी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अधिकारियों व नागरिकों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली से बुलाया और लाहौर का शासक बना दिया था। पॉइंट क्लियर हो गए, यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लाइव का दूसरा फेज पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक भारतीय शासक के रूप में। ठीक है, ये 1206 से लेकर 1210 का कार्यकाल है इसका, और एक भारतीय शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कार्य क्या क्या किए उनको समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में भार संभाला था? तो इसका सही आंसर है लाहौर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंहासन आरोहण के समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने मलिक व सिपह सालार की इसने उपाधि धारण की थी। इसने अपने आप को सुल्तान ना कहकर मलिक व सिपह सालार कहना उचित समझा था, और मलिक व सिपह सालार की उपाधि धारण करके ये इसने सिंहासन को आरोहण किया था, यानी राज सिंहासन पर ये बैठा था दिल्ली सल्तनत के। अब देखिए, इसमें समझिएगा कि अपने राज सिंहासन आरोहण के समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना तो सुल्तान की उपाधि ली, ना ही सिक्के चलाए, और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा। देखिए, शुक्रवार के दिन एक विशेष रूप से खुतबा पढ़ा जाता है, और इसमें क्या है कि कलमे के साथ में सुल्तान का नाम भी लिया जाता है। तो उस खुतबे में इसने अपने नाम का कोई भी खुतबा नहीं पढ़वाया था, ये बात याद रखनी है। और ना ही इसने सिक्के चलाए थे, और ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ये बताएंगे कैसे आया है। एक नोट याद रखना है कि नीलसन राइट ने बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 मुद्राएं जारी की थी। ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है कि नीलसन राइट के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 मुद्राएं जारी की थी, जबकि सभी इतिहासकार ये बताते हैं कि इसने कोई भी सिक्का नहीं चलाया था, लेकिन नीलसन राइट कह रहे हैं कि इसने 4 प्रकार की मुद्राएं जारी की थी। पॉइंट क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की ही, और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा था? तो अभी बता दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो शासक। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के किस उत्तराधिकारी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासत्व मुक्ति पत्र प्रदान किया था? ठीक है, दासत्व, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, दास था, तो उसको जो उस गुलाम के इसके जो दासत्व था उससे मुक्त किसने किया था? तो याद रखना, गयासुद्दीन मोहम्मद ने किया था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के भतीजे और विधिक उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद से दासत्व मुक्ति प्रमाण पत्र हासिल करने के उद्देश्य से निजामुद्दीन मोहम्मद को गजनी भेजा। ठीक है, कहाँ पे भेजा? गजनी भेजा था, गजनी नहीं, गौर प्रदेश। कहाँ पे भेजा था? गौर प्रदेश भेजा, गौर प्रदेश भेजा। यहाँ पे क्लियर बात हो गई, गौर प्रदेश भेजा। और 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासत्व से मुक्त कर सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। देखिए, गयासुद्दीन मोहम्मद कौन थे? मोहम्मद गौरी के भतीजे थे और विधिक उत्तराधिकारी थे। पॉइंट क्लियर हो गया। मोहम्मद गौरी की कोई भी संतान नहीं थी, ये अपने दासों को ही अपना पुत्र मानता था और कहता था कि दुनिया के तो 1 या 2 संतान होती है, मेरे 1000 पुत्र हैं। इसके क्या है, जो 1000 जो दास थे उनको ही अपना पुत्र मानता था। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे। अगला देखिए, समझिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसे बनाया था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था, और क्योंकि गजनी को नियंत्रण में रखने हेतु ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में स्थापित की थी। अभी समझिएगा कि क्या चक्कर है कि लाहौर गजनी पे देखो ताजुद्दीन यलदौज का शासन था। किसका शासन था? ताजुद्दीन यलदौज का शासन था, और वो दिल्ली पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इस कारण इसने क्या किया कि ताजुद्दीन यलदौज से बचने के लिए और ताजुद्दीन यलदौज पर नियंत्रण रखने के लिए इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। पॉइंट क्लियर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कहाँ की थी? तो आंसर है लाहौर में की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने साम्राज्य विस्तार से ज़्यादा राज्य की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया था? तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि देखो मोहम्मद गौरी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है।
अब उसके जितने भी दास थे, प्रमुख थे, वो सब अपना अपना दिल्ली सल्तनत पर अधिकार जमाने लग रहे थे। इस वजह से मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य विस्तार की तो नहीं सोचा, उसने सोचा कि जो साम्राज्य मेरे अंडर में है इस समय मैं उसका बचाव करूं, ना कि अपना साम्राज्य विस्तार करूं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य विस्तार पर कोई ध्यान ना दिया, जबकि इसने क्या किया कि अपने राज्य की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया था। पॉइंट क्लियर। अब उसने देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि अपने स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के जो शासक थे ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से स्वयं विवाह किया। पॉइंट क्लियर, की वजह से ताजुद्दीन यलदौज शांत रहे थोड़ा। और सिंध व मुल्तान की जो शासक थे नसरुद्दीन कुवाचा, उससे अपनी बहन का विवाह कर दिया इसने। इल्तुतमिश जो इसका खुद का ही दास था, उसको क्या दासत्व से मुक्ति दिलवा दी थी मोहम्मद गौरी ने 1205 में। ठीक है, 1205-6 में। तो ये दास नहीं था अब इस समय, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास रहा नहीं था, क्योंकि 1205 या 1205 से 6 ईस्वी में जब खोखरों का दमन किया था, तो खोखरों के दमन में इल्तुतमिश ने क्या किया, अपनी बहादुरी दिखाई। इससे खुश होकर मोहम्मद गौरी ने इसको क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि भाई इसको दासत्व से क्या कर दो, मुक्त कर दो। तो मोहम्मद गौरी के कहने पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको दासत्व से मुक्त कर दिया। अब ये भी क्या प्रभावशाली हो चुका था जब तक, तो इसका भी डर था इसको, तो इसको भी शांत करने के लिए इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था इल्तुतमिश से। तो जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जैसे ताजुद्दीन यलदौज, नसरुद्दीन कुवाचा, इल्तुतमिश, ये क्या थे मुख्य रूप से, इनका इसको डर था कि ये भाई विद्रोह करके शासक बन सकते हैं मेरे को हटाकर। तो इनको शांत करने के लिए इसने ये वैवाहिक नीति का यहाँ पे प्रयोग किया और इनको शांत रखा कुछ समय के लिए। ये बात याद रखनी है, नोट याद रखना कि मिनास उस राज ने क्या कहा है कि मिनास उस राज की कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 पुत्रियां थी, एक का विवाह इसने इल्तुतमिश से किया था और 2 का विवाह नसरुद्दीन कुवाचा से किया था। ये थोड़ा सा नोट याद रखना है। मिनास उस राज के अनुसार ये कहानी है, जबकि रियल में ये कहानी बताई जाती है। मिनास उस राज थोड़ा अलग बता रहे हैं, इनकी बात भी याद रखनी है आपको। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने 1208 ईस्वी में गजनी पर अपना अधिकार स्थापित किया, लेकिन जनता की असंतुष्टता के कारण 40 दिन बाद ही गजनी छोड़ना पड़ा। तो वो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, गजनी पर अधिकार कर लिया था लेकिन 1208 ईस्वी में, लेकिन क्या है 40 दिन के बाद गजनी को छोड़ना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता कुतुबुद्दीन ऐबक से असंतुष्ट थी। पॉइंट क्लियर। अगला क्वेश्चन है किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो मैंने बताया नसरुद्दीन कुवाचा ने किया था। इन सबको वैवाहिक नीति के द्वारा इसने शांत किया था, ये बात भी याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के किस सेना नायक ने बंगाल व बिहार में तुर्की सत्ता की स्थापना की थी? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के काल में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेना नायक था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसने बंगाल और बिहार को लूटा और जीता और यहाँ पर बंगाल और बिहार को मिलाकर एक स्वायत्त शासन की स्थापना की बंगाल में, इसने बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, अब बख्तियार खिलजी के बारे में समझ लीजिए कि बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसने बिहार से आगे बढ़कर बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण सेन को पराजित करके बंगाल की राजधानी नदिया पर कब्जा किया। इसके अलावा बंगाल का एक क्षेत्र था लखनौती, उस पर भी इसने अधिकार कर लिया। तो याद रखना है, तो बिहार पर अधिकार किया और बंगाल पर अधिकार किया बख्तियार खिलजी ने। और फिर बख्तियार खिलजी ने अपना अधिकार स्थापित करने के बाद इसने बंगाल की नई राजधानी किसको बनाया? लखनौती को बनाया। और उसने अपना साम्राज्य स्थापित करके बंगाल पर अपनी राजधानी किसे बना लिया? लखनौती को बना लिया। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे। उससे पहले राजधानी क्या थी बंगाल की? नदिया थी। लेकिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर अपना शासन स्थापित करके नई राजधानी किसे बनाया? लखनौती। लखनौती को मध्यकाल में विद्रोहों का नगर भी कहा जाता था, विद्रोह का शहर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए कि बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे लखनौती का क्षेत्र प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है अली मर्दान खां को। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है कि अली मर्दान खान नाम का एक व्यक्ति होता है, सरदार होता है एक मुस्लिम, और ये क्या करता है, ये बख्तियार खिलजी की हत्या कर देता है। ठीक है, और बख्तियार खिलजी की हत्या करने के बाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके ये लखनौती पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, यानी लखनौती का शासक बन जाता है, बंगाल का शासक बन जाता है अली मर्दान खां। अब क्या है कि जो बख्तियार खिलजी थे, तो उसके जो खिलजी सरदार थे, उन्होंने क्या किया कि अली मर्दान खां को कैद कर लिया और उसके स्थान पे मोहम्मद शहरा को गद्दी पर बैठा दिया और इस शर्त पे बैठाया कि वह दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा।
क्योंकि बख्तियार खिलजी ने ऑलरेडी दिल्ली से सल्तनत से अलग होकर एक नए स्वायत्त साम्राज्य की स्थापना की थी बंगाल और बिहार में। अब उसकी खिलजी सरदार ये नहीं चाहते थे कि भाई ये दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर, क्योंकि दिल्ली में कौन शासक बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया। तो मोहम्मद शेरा नए शासक बने। ठीक है, बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद अली मर्दान शासक बना, क्योंकि अली मर्दान खान ने ही बख्तियार खिलजी की हत्या की। लेकिन जो खिलजी सरदार थे उन्होंने क्या किया, अली मर्दान खान को कैद कर दिया और मोहम्मद शेरा को शासक बना दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि अली मर्दान खान वहाँ कैद से भागकर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुँच जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि अवध के जो सरदार थे कैमाज रूमी, उनको बंगाल विद्रोह शांत करने भेजते हैं। और ये क्या करता है, कैमाज रूमी मोहम्मद शेरा को पराजित कर देता है और अली मर्दान खान को वहाँ का इक़्तिदार बना देता है। क्योंकि क्या करता है कि कुतुबुद्दीन जो बंगाल होता है उसको अब दिल्ली सल्तनत का एकता बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, एकता बना दिया जाता है, एक प्रांत बना दिया जाता है कि अब भाई बंगाल और बिहार दिल्ली सल्तनत का क्या है, एकता है। और यहाँ के जो प्रधान कौन होंगे, अली मर्दान खान होंगे। पॉइंट क्लियर, ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कि ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो ऐबक की मृत्यु के बाद सिंध के कुवाचा जैसे महत्वाकांक्षी अमीरों ने अपने को स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी कि जो सिंध का कुवाचा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था, क्योंकि उसने शादी कर ली थी उसकी बहन से, तो उसने भी अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। इधर से अली मर्दान खान जो इक़्तिदार बनाया था बंगाल बिहार का, इसको मोहम्मद शेरा को हरा के, तो इसने भी क्या किया, छत्र धारण कर लिया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने आप को इधर से फिर इसने भी स्वतंत्र कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में। किंतु वह अत्याचारी साबित हुआ। शीघ्र ही इवाज नामक एक खिलजी अमीर ने उसे हटाकर सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर राजगद्दी संभाल ली। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में अली मर्दान फिर से बिहार बंगाल को स्वतंत्र करके वहाँ का शासक बन जाता है दोबारा से। अब उसके बाद में एक इवाज नाम का एक खिलजी सरदार होता है, वो अली मर्दान खां की हत्या कर देता है और सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके क्या कर लेता है, राजगद्दी पर बैठ जाता है। इसकी आगे की कहानी हम इल्तुतमिश पढ़ेंगे तब बताएंगे कि भाई इवाज को कैसे हराया इल्तुतमिश ने आगे चल के, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हो चुकी है इसके यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में पोलो यानी चौगान खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था, तो तुर्कों ने किया था। भारत में पोलो खेल का सबसे पहले जो प्रचलन करने वाले शासक थे वो तुर्क थे। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी, 1210 ईस्वी में हुई थी और लाहौर में हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया था। ये बात भी याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की समाधि कहाँ पर है, मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में है इसकी समाधि, ये बात याद रखनी है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देख लीजिए कि किस इतिहासकार के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक में तुर्कों से निर्भीकता, फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि और शालीनता और ईरानी उदारता व सभ्यता मिश्रित थी, तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर हबीबुल्लाह के अनुसार। किसके अनुसार, प्रोफेसर हबीबुल्लाह के अनुसार। ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, मैं वैसे ही नहीं बता रहा आपको, इनको याद कर लेना अच्छे से, ये पॉइंट पूछे गए हैं सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार का कथन है कि इस बात पर बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भारत में मुइजुद्दीन को अधिकांश सफलता उसके अथक परिश्रम और निष्ठापूर्वक सेवा के कारण प्राप्त हुई थी, क्योंकि वह केवल प्रेरणा देता था, विस्तृत नियोजन के लिए ऐबक उत्तरदायी था और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को ही है। ये बात किसने कही थी, ये बात भी प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने कही थी। ठीक है, प्रोफेसर हबीबुल्लाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, ये बात भी याद रखना है। नेक्स्ट अगला है कि वजीर पद का प्रचलन किसके काल में प्रारंभ हुआ था, वजीर पद का प्रचलन हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में प्रारंभ हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला जो वजीर बना था वो फ़ख्र-ए-मुदब्बिर बना था। कौन बना था, फ़ख्र-ए-मुदब्बिर बना था। एक बात याद रखनी है। और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को भारत के प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक कौन था, तो फ़ख्र-ए-मुदब्बिर था। ये बात भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है सरजनदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का पद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किसे दिया गया था, तो याद रखना अंगरक्षकों का जो प्रधान यानी सरजनदार का जो पद है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, एग्जाम में आ चुका है 2-3 बार। फैक्ट्स देखिएगा इसका कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का इख्तियार भी बनाया था, ये बात भी याद रखना है, और उसको सरजनदार का पद भी दिया था।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बदायूं की एकता दिल्ली साम्राज्य में सबसे उपयुक्त एकता थी, यानी बदायूं की जो एकता थी वो सबसे अच्छी एकता थी, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रेवर्टी का। किसका कथन है? रेवर्टी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना कि कागज का प्रयोग करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर है कागज का प्रयोग करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में किसने सर्वप्रथम शाही फरमानों के लिए कागज का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले शाही फरमानों के लिए कागज का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सभी आ चुके क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने मन से नहीं बनाया है, सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने उन सब करों को हटा दिया था जो इस्लामी कानून यानी शरा के विरुद्ध थे? उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी इस नीति को लागू किया था और 24 करों को हटा दिया था। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन सब करों को हटा दिया था जो इस्लामी कानून के विरुद्ध थे। ये बात याद रखनी है, और ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बात भी याद रखनी है। सभी यहाँ पे क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी और नेट में आए हुए क्वेश्चन हैं ये टोटल। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान प्रयुक्त टर्फ शब्द का अर्थ है? टर्फ शब्द का अर्थ है क्षेत्र का उपखंड। क्या है? क्षेत्र का उपखंड। अगला क्वेश्चन है दीवान, शागिर्द, मुहर्रिर के ये पद केवल अहले कलम और उन व्यक्तियों को मिलनी चाहिए जिनके पूर्वज शासकों तथा अमीरों की सेवा में रहे हैं। उपयुक्त विचार किसने प्रकट किए थे? तो उपयुक्त ये विचार हैं ये फ़क्र मुदब्बिर ने प्रकट किए थे। तो इसका सही आंसर है फ़क्र मुदब्बिर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहले वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के जो आक्रमण का सबसे पहला वर्णन मिलता है तबकाते नासिरी में। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 13वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि फ़क्र मुदब्बिर के अनुसार कौन सा सुल्तान स्वयं मंजनिक बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक था वो सुल्तान जो मंजनिक बनाने की प्रक्रिया को करता था, स्वयं नियंत्रित करता था। ये बात याद रखनी है आपको। ये थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन परिचय से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट बातें। अगली वीडियो में हम कुतुबुद्दीन ऐबक की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, इसकी सांस्कृतिक और शैक्षिक और इसकी जो जितनी भी सांस्कृतिक और साहित्यिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा दोस्तों, शेयर भी करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य भी बताइएगा हमको कि हमें और भी क्या सुधार करना है और कुछ क्या एक्स्ट्रा आपको बताना है इसमें। वैसे मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली जितने भी एग्जाम्स में अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में भी बताया है, प्लस थ्योरी भी कंप्लीट रूप से मैंने इसमें करवाई है। मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन अब यहाँ से आपका छूटेगा नहीं अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।